क्या हो जब सुहाग की सेज पर बैठी एक दुल्हन का पति एक नाग में बदल जाए। कैसी होगी उस लड़की की जिंदगी और क्यों उस लड़की ने एक नाग से शादी की। आइए जानते हैं इस कहानी को शुरू से। ये कहानी है पाली नगर गांव में रहने वाली चुलबुली और नटखट लड़की राधिका की। राधिका की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और राधिका के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। राधिका की माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह अपने ही बच्चों को प्यार करती थी। राधिका अपनी सौतीली माँ से बहुत परेशान थी। राधिका के पिता अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर ही रहते थे और वह कभी राधिका की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते थे। वह राधिका से ज्यादा अपने बेटे को प्यार करते थे। कुछ समय बाद राधिका बड़ी हो गई। उसने अपनी शादी के सपने देखे। 18 साल की उम्र में ही उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। लेकिन राधिका की सौतेली माँ चाहती थी कि उन्हें राधिका की शादी में दहेज ना देना पड़े। इसलिए वह एक ऐसे लड़के को ढूंढ रही थी जो उन्हें उल्टा दहेज दे। आखिर में राधिका की माँ सुनीता को एक ऐसा बड़ा घर परिवार मिला जो कि राधिका से शादी करने के लिए बिना दहेज के तैयार हो गया। उस घर को देखकर सुनीता की तो आंखें ही चौंधिया गई थी। वह एक गांव के बड़े जमींदार का घर था जहां शानो शौकत की सारी चीजें मौजूद थी। घर में नौकर चाकर और ऊपर से जिस लड़के से राधिका की शादी होने वाली थी वह अपने घर का इकलौता बेटा था। सुनीता तो सोचती थी कि काश वह उस घर में अपनी बेटी की शादी करवा देती। लेकिन उनकी खुद की बेटी सिर्फ 14 साल की थी और उनकी खुद की बेटी थोड़ी सांवली थी। लेकिन राधिका बहुत सुंदर नीले आंखों वाली लड़की थी। उसकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। वह अक्सर गांव में मंदिर में जाकर पूजा करती और आरती गाती थी। गांव में सभी उससे प्यार करते थे और उसकी सौतेली माँ की अत्याचारों को देखकर उस पर दया करते थे। गांव वालों को लगा था कि अब बड़े परिवार में शादी होने की वजह से राधिका की जिंदगी बदल जाएगी। मगर शादी के समय राधिका के ससुराल वालों ने एक नई शर्त रखी। सुनीता ने जब शर्त के बारे में सुना तो वो हैरान रह गई। क्या आप लोग शादी अपने महल में करेंगे, लेकिन हम अपनी बेटी को बिना शादी के आपके घर कैसे लेकर आए। सुनीता की बात सुनकर लड़के यानी पूरब की माँ ने कहा, आपको ऐसा ही करना होगा। हमारे गांव में रस्म है, हमेशा लड़कों के यहाँ ही फेरे डाले जाते हैं। आप और आपका पूरा परिवार हमारे घर आ जाइए, कल गाड़ियां आपको लेने आ जाएंगी। सुनीता ने फिर और कुछ नहीं कहा। अगले दिन 4 बहुत ही महंगी गाड़ियां गांव में आकर खड़ी हो गईं। गांव वालों ने इतनी महंगी गाड़ियों को कभी नहीं देखा था, इसलिए वह सुनीता की वाहवाही करने लगे कि उसने कहां से इतना बढ़िया रिश्ता ढूंढ लिया। सब लोग गाड़ियों में बैठकर उस गांव में चले गए जहां अब राधिका को रहना था। राधिका की माँ ने राधिका के लिए एक बहुत ही सस्ता सा लहंगा खरीद लिया था। लेकिन राधिका अपनी माँ के लहंगे को ही लेकर आई थी। वह अपने माँ के लहंगे को ही पहनकर शादी करना चाहती थी। सुनीता ने उससे गुस्से में कहा, ओरी छोरी, तू इस कपड़े को पहन के शादी करेगी? अरे लोग क्या कहेंगे? ऐसी चीजें मत कर। क्या पता तेरी मरी हुई माँ तुझे यहाँ आके तेरी सारी खुशियों को छीन ले। राधिका ने कहा, नहीं माँ, मैं अपनी सगी माँ के लहंगे को ही पहनकर शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ जरूर मुझे आशीर्वाद देंगी। सुनीता ने कहा, जो तेरा मन है कर ले। फिर सुनीता जी वहां से जाने लगी। लेकिन अचानक उसने कमरे में रखे गहनों को देखा जो कि राधिका को पहनने के लिए दिए गए थे। उन्होंने चुपके से उन गहनों को अपने पास रख लिया। वह उन गहनों को अपने गांव ले जाना चाहती थी। उसने उन गहनों को देखते हुए कहा, अरे इन गहनों की कीमत तो कम से कम 10 लाख रुपए होगी। बड़े अमीर लोग हैं। हालांकि इतने गहने उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मेरी बेटी के काम आएंगे। वैसे उन्होंने मुझे शादी के लिए काफी पैसे तो दिए हैं, लेकिन मेरी किस्मत में इतना पैसा आ रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है। ये कहते हुए वह अपने साथ गहने ले गई। उन्होंने जाते हुए राधिका से कहा, जब तुम मंडप में जाए तो बड़ा सा घूंघट डालकर जाना, समझी? राधिका ने कहा, ठीक है माँ। कुछ ही देर में कुछ 5-6 लड़कियां राधिका को मंडप में ले जाने के लिए आ गईं। राधिका को पकड़कर वह मंडप में लाई, लेकिन उसे वहां पर दूल्हा नहीं दिखा। राधिका ने सवाल किया, मेरे होने वाले पति कहाँ हैं?
तभी उन लड़कियों ने कहा, आपकी शादी यहाँ नहीं होगी। हमारे गांव में एक मंदिर है और उसी मंदिर में लड़के लड़की की शादी होती है। ऊपर से उस मंदिर में पंडित जी तक का जाना मना है। शादी एक मंदिर में दूल्हा दुल्हन के ही सामने होती है और उस शादी को होते हुए गांव का कोई भी इंसान नहीं देख सकता। राधिका ने मन ही मन कहा, बड़ी अजीब सी रस्में हैं इनकी। खैर मान लेती हूँ, आखिर में अब मुझे यही तो रहना है। राधिका फिर उस मंदिर में गई। उसने मंदिर में जाते ही मंदिर के दरवाजों को बंद होते हुए देखा। दरवाजे बंद होते हुए मंदिर में अंधेरा छा गया। राधिका ने आसपास देखते हुए कहा, यहाँ तो ना कोई यज्ञ है और ना ही कोई पंडित, फिर शादी कैसे होगी। अचानक यज्ञ जलने लगा, लेकिन आग बहुत कम थी। राधिका अपने सामने बैठे अपने पति को नहीं देख पाई। तभी किसी ने राधिका के हाथ को पकड़ा। राधिका ने कहा, कौन हो आप? उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ पर कौन होगा? राधिका ने इस पर कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि यह उसके होने वाले पति थे। राधिका का हाथ पकड़कर वह आदमी फेरे लेने लगा। तभी मंदिर के बाहर से पंडित जी की मंत्र पढ़ने की आवाजें आने लगी। मंत्र खत्म हो गए तो उस आदमी ने राधिका की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाया। मंगलसूत्र पहनाते ही उस आदमी ने कहा, मैं आधी रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा, मेरे लिए लाल जोड़ा पहनकर तैयार रहना। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। राधिका को अंधेरे में कोई नहीं दिखा और अग्नि भी अब बंद हो चुकी थी। तभी मंदिर के पट खुल गए। राधिका बाहर गई तो सबने उसे देखा और सब खुशियां मनाने लगे। राधिका अब उस परिवार की बहू बन चुकी थी। राधिका ने अपनी सास ध्रुवी प्रजापति के चरणों को स्पर्श किया। ध्रुवी जी राधिका को अपने घर ले गई। राधिका के पास बहुत सारे नौकर अच्छे अच्छे खानों की थाल से भरे आ गए। राधिका ने अपने लिए बस फल को लिया और वह अंगूर सेब खाने लगी। उसी दिन सुनीता को अपने बच्चों के साथ वहां से विदा लेना था। सब वहां से चले गए। राधिका की आंखों में आंसू भी नहीं आए, क्योंकि किसी से उसका लगाव नहीं था। उसके पिता भी उसे सिर्फ मतलब के लिए ही बात करते थे। उन्हें पैसे मिल गए थे, उन्हें बस अपने पैसों से मतलब था। शाम होने तक कोई भी राधिका के कमरे में नहीं आया। शादी सुबह को हुई थी, लेकिन रात तक राधिका अकेली रहकर थक चुकी थी। उसका कमरा बहुत ज्यादा बड़ा था और कमरे में रखे सोफों को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि उन पर सोने से कढ़ाई की गई थी। हर जगह पर ऐसा ही सामान था। राजा महाराजाओं जैसा वह घर राधिका को बिल्कुल भी लुभा नहीं रहा था। उसे कोई चाहिए था जिसके साथ वह खेल सके और अपने मन की बातें कर सके। उसने अपनी माँ के दिए हुए लहंगे को प्यार से देखा और फिर वह बिस्तर पर बैठ गई। घड़ी में उसने समय देखा तो 9 बज चुके थे। उसने अपने मन में कहा, उन्होंने तो कहा था कि वह आधी रात को आएंगे, तो क्या मुझे 12-1 बजे तक जगना होगा? खैर, इंतजार करने के अलावा मेरे पास है ही क्या। राधिका फिर बिस्तर पर बैठे बैठे लेट गई। उसका घूंघट उसके चेहरे को ढके हुए था और राधिका करवट लेके सोई हुई थी, जिस वजह से पैरों से उसका लहंगा थोड़ा सा हट गया था। अचानक राधिका को अपने पैर पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ, तो राधिका ने अपने पैर को खुजाया। थोड़ी देर में फिर से उसके पैर पर कुछ गीला सा स्पर्श होने लगा। राधिका ने फिर से अपने पैरों को हटा दिया। कुछ देर बाद उसने एक कंबल से अपने आप को ढक लिया। फिर भी राधिका को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ चीज उसके पैरों से होकर ऊपर तक आ रही थी। इस वजह से राधिका घबरा गई और उसने उठकर देखा तो बिस्तर पर कुछ नहीं था। फिर उसने ब्लैंकेट को झाड़ कर देखा, फिर भी कुछ नहीं निकला। राधिका बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर वह काफी देर बैठी रही। उसने घड़ी में देखा तो रात के 1 बज चुके थे। उसे अब फिर से नींद भी नहीं आ रही थी। वह उठकर ऐसे ही कमरे में घूमने लगी। अचानक उसने फर्श पर एक छोटे से सांप को देखा, जिसे देखकर राधिका की चीख निकल गई। ये क्या है? एक सांप! ओह नो, मुझे नौकरों को बुलाना होगा। तभी वह दरवाजे को पकड़कर खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राधिका ने कहा, कोई दरवाजा खोलो, यहाँ पर सांप है, सांप! लेकिन राधिका ने महसूस किया कि दरवाजा बाहर से बंद था। राधिका ने डरते हुए कहा, इन लोगों ने बाहर से दरवाजा बंद क्यों किया है?
फिर उसने रेंगते हुए उस काले सांप को देखा। राधिका ने नोटिस किया कि उस सांप की पूंछ से थोड़ा सा खून निकल रहा था। राधिका ने कहा, मैंने सुना है कि हर सांप जहरीला नहीं होता, पर हम ये कैसे पहचाने कि ये सांप जहरीला नहीं है? कहीं इसने हमें काट लिया तो? फिर उसने सोचा कि वह कुछ चीज लेकर इस सांप को यहाँ से खिड़की से बाहर फेंक देगी। वह एक टेबल के पास गई जहाँ पर बहुत ही सुंदर पेन रखे हुए थे। उसने एक पेन को पकड़कर उस सांप को देखा। जैसे ही उसने पेन पर सांप को चढ़ाना चाहा, वह सांप नीचे गिर गया। राधिका सांप के गिरने से डर गई। वह सांप बहुत तेज तेज रेंगने लगा। अचानक वह सांप राधिका की तरफ बढ़ने लगा। राधिका डर से भागने लगी और वह बिस्तर पर चढ़ गई। उसने कहा, मैंने सुना है सांप बिस्तर पर नहीं चढ़ सकते, मुझे अब बिस्तर पर ही रहना होगा। राधिका ने देखा तो सांप कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने सोचा जरूर सांप बिस्तर के नीचे घुस गया है। फिर उसने कुछ राहत की सांस ली और बिस्तर पर बैठ गई। इसी सब के बीच रात के 3 बज चुके थे। राधिका ने कहा, अब तो सुबह भी होने वाली है, मेरे पति कमरे में क्यों नहीं आए हैं? क्या मुझे फिर से जाकर देखना होगा? लेकिन नहीं, अगर मैं नीचे उतरी तो वह सांप फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा। राधिका इसी कश्मकश में थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतने समय तक शायद सांप कहीं ना कहीं तो चला गया होगा। इसीलिए वह दरवाजे पर गई और उसने फिर से दस्तक दी। तभी दरवाजा खुल गया। राधिका ने अपने सामने एक आदमी को देखा जिसने सफेद कलर का धोती बांधा हुआ था और उसके शरीर के ऊपर के हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। वह आदमी अंदर आया। राधिका अपनी नजरें उठा पाती इससे पहले ही वह आदमी राधिका से टकरा गया। राधिका ने जल्दी से अपने चेहरे पर घूंघट किया। उस आदमी ने दरवाजे को बंद किया और राधिका के हाथ को पकड़ लिया। राधिका घबराने लगी। उस आदमी ने राधिका को अपनी गोद में उठाया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। अचानक राधिका की नजर अपने पति के पैर पर लगी एक चोट पर गई, जहाँ से खून भी निकल रहा था। राधिका ने कहा, आपको चोट लगी है, आपको खून निकल रहा है, क्या मैं आपके लिए कुछ करूं? यह कहते हुए वह अपने पति के पैर को छूने लगी। तभी उसके पति ने कहा, नहीं, आप मेरे पैर को और मेरे खून को नहीं छू सकती, वरना आप जान अपनी खो बैठेंगी। यह सुनकर राधिका कंफ्यूज हुई और बोली, क्या मैं अपनी जान कैसे खो बैठती हूँ? आप कैसी बातें कर रही हैं? यह कहते हुए राधिका ने अपना थोड़ा सा घूंघट उठाया। पूरब ने अपनी पत्नी के लाल गुलाबी होठों को देखा और उसने अचानक राधिका के घूंघट को हटा दिया। राधिका अपने पति को देखकर घबराने लगी। उसने अपनी थोड़ी थोड़ी पलकों को उठाकर देखा तो उसके पति की आंखें थोड़ी कंजी थी और उसके बाल बहुत ज्यादा सुंदर और सिल्की थे। उसने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर और लंबा आदमी नहीं देखा था। राधिका अपने पति के कंधे तक ही आती थी। पूरब ने राधिका को अपने सीने से लगाया। राधिका घबराने लगी। उसे नहीं पता था कि आज रात उसके साथ क्या होगा और उसे किसी ने इस बारे में जानकारी भी नहीं दी थी। उस आदमी ने राधिका को बिस्तर पर लेटा दिया। राधिका अभी भी अपने पति की चोट के बारे में चिंतित थी। राधिका के पति यानी पूरब प्रजापति ने कमरे में जल रही लाइट को बंद कर दिया। राधिका ने लाइट बंद होते ही अपनी आंखों को भी कसकर बंद कर लिया। अभी पूरब के हाथ राधिका के कंधों पर थे। अचानक राधिका को फिर से ऐसा लगने लगा कि कोई गीली चीज उसको छू रही है और उसके पेट पर कोई कटीली सी चीज है। राधिका ने अपनी आंखें खोली। उसे अंधेरे में पूरब कहीं दिखाई नहीं दिया। राधिका ने फिर जल्दी से लाइट को जलाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। बिस्तर पर एक बड़ा सा सांप लेटा हुआ था और उसका पति दूर दूर तक कहीं नहीं था। राधिका घबराकर हिल भी नहीं पाई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह सांप बहुत ज्यादा बड़ा था और पूरे बिस्तर पर गोल गोल उसने राधिका को घेरा हुआ था। राधिका उठने की कोशिश करती तो वह सांप उसके शरीर के ऊपर उसे लपेट कर बैठ जाता। राधिका अब बिल्कुल भी हिलने या आवाज करने की कोशिश नहीं कर पा रही थी।
सांप राधिका के शरीर को गोल गोल घुमाकर उसके मुंह के पास आ गया और उस सांप ने अपनी जीभ को बाहर निकाला। सांप की जीभ को देखकर राधिका का चेहरा पीला पड़ गया और वह अपने होश खो बैठी। जब राधिका को होश आया तो कमरे में उसका पति था। राधिका ने देखा तो वहां पर अब सांप नहीं था। उसने घबराते हुए सारी बात अपने पति को बताई, जो कि राधिका की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। अचानक राधिका ने पूरब के पीठ पर कुछ अजीब से निशान देखे और उसकी शरीर का कलर भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। जब राधिका ने अपने पति की आंखों को देखा तो वह घबराने लगी, क्योंकि उसके पति की आंखों का कलर पीला हो रहा था। और अचानक उसके पति ने मुस्कुराते हुए अपने मुंह को खोला तो उसके मुंह से सांप जैसी चीज निकली। राधिका बहुत ज्यादा घबराने लगी। ये सब क्या हो रहा है? क्या हम अभी भी सपना देख रहे हैं? क्या ये सब बहुत बुरा सपना है? ऐसा कैसे हो सकता है? पूरब मुस्कुराया और वह राधिका के पास आकर बोला, हम आपके पति हैं और हम ही नागराज हैं। हमारी शादी जरूर हुई है, लेकिन यह शादी दो आम इंसानों की नहीं है। आपको हमें दिया गया है। इस गांव में हमेशा से एक रस्म रही है, कुंवारी और खूबसूरत लड़कियों को नाग देवता को बलिदान के लिए भेजा जाता है। क्या बलिदान? क्या आप मुझे मार देंगे? राधिका ने घबराते हुए पूछा। तो उस नागराज यानी पूरब ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगा, क्योंकि अब मेरी उम्र 100 साल हो चुकी है। मैं अब कभी नहीं मर सकता हूँ। पहले मैं अपने शरीर को बदल नहीं सकता था और मैं बस एक सांप बनकर रहता था और मुझे खाने के लिए इंसानी शरीर चाहिए था और कुंवारी लड़कियों को खाने में मुझे बहुत मजा आता था। उनके शरीर आदमियों के शरीर से ज्यादा लजीज होते थे। राधिका पूरब की एक एक बात को सुनकर घबरा रही थी। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। पूरब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, लेकिन अब जैसा कि मैं 100 साल का हो गया हूँ और अपने शरीर को बदल कर इंसान बन सकता हूँ, तो मुझे इंसानों को खाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि फिर भी यह गांव वाले बलिदान के लिए कुछ लड़कियों को मेरे पास लाते रहते हैं, मगर आज जब आपको मेरे पास भेजा गया तो गांव वालों ने मुझसे कहा कि गांव में अब सारी लड़कियां खत्म हो गई हैं, इसलिए उन्हें दूसरे गांव से लड़कियां खरीद कर लानी होंगी और मुझे शादी का नाटक करना होगा। लेकिन आपसे शादी करके मुझे लगा कि मुझे आपको अपने साथ रखना चाहिए। यह सुनकर राधिका घबराते हुए पूछने लगी, लेकिन आपको मुझ में ऐसा क्या दिखा कि क्या आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे? लेकिन क्यों? हालांकि वह यह जानना तो चाहती थी, लेकिन यह बात सुनकर वह काफी खुश थी कि वह नाग उसे नहीं मारेगा। पूरब ने राधिका के सवाल पर कहा, क्योंकि एक ऐसा समय था जब लोग सांपों को बेवजह मार दिया करते थे। उन्हें सांप के शरीर और जहर को बेचकर बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, इसलिए वह सांपों को ढूंढते रहते थे। इस गांव में एक पर्वत था जहां हम सांपों का समुदाय रहता था। इन गांव वालों ने एक एक कर मेरे सारे परिवार को मार दिया, मेरे सारे भाई बहनों को मार दिया, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं इस गांव में बिल्कुल भी खुशियों को नहीं रहने दूंगा। इस गांव के लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने मेरे और मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने हर इंसान को अपनी जान बचाने के लिए सांपों को मारते हुए ही देखा है, भले ही सांप उन्हें कुछ ना करे। पर बीती रात जब मैं घायल हालत में था और मेरा आकार भी बहुत छोटा था, मैं आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचाने वाला था। आप मुझे देखकर घबरा गई थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं किया और मुझे बस इस कमरे से भेजने के बारे में सोचा। तब मैं जान गया कि आप दिल की कितनी साफ हैं और अब मैं आपके साथ जन्मों जन्मों तक रहना चाहता हूँ। राधिका ने कहा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और आप अभी तक 100 साल से जिंदा हैं। मैं तो कुछ समय बाद मर जाऊंगी और वैसे भी एक इंसान और सांप का कोई रिश्ता नहीं होता। आप चाहें तो अभी भी मेरी बलि ले सकते हैं, क्योंकि जो भी हो मैं एक हूं तो इंसान ही, जिनसे आप नफरत करते हैं। यह सुनकर
पूरब ने कहा, मगर मैं अब शादी के रिश्ते को मानता हूँ। आप मेरी पत्नी हैं। आपको अब ये रिश्ता निभाना होगा, मेरे साथ हमेशा रहना होगा। मगर तब भी राधिका ने पूरब की बातों को मानने से इनकार कर दिया। तभी पूरब ने उसे धमकाते हुए कहा, ठीक है, अगर आप मेरी पत्नी नहीं बनकर रहना चाहती, तो अब मैं सब इंसानों को मारना शुरू कर दूंगा और फिर मैं आपके परिवार को भी खत्म कर दूंगा। यह सुनकर राधिका घबराने लगी। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। इंसानों ने आपका अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ा है। जिन्होंने आपके परिवार को मारा है, आप तो उन्हें पहले ही मार चुके हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। राधिका ने भोलेपन के साथ कहा। तो पूरब ने कहा, ठीक है, तो अब आपको मेरी सेवा करनी होगी। जाइए, जाकर मेरे लिए अंदर से दूध लेकर आइए। राधिका यह सुनकर बाहर गई और वह किचन से पूरब के लिए दूध लेकर आई। सभी लोग उससे घबरा रहे थे, क्योंकि वह लोग जानते थे कि अब राधिका को जरूर पूरब मार देगा। हालांकि सब लोग जानते थे कि पूरब एक नाग है, इसलिए सब घबराते थे। राधिका दूध लेकर कमरे में गई तो पूरब बिस्तर पर आराम कर रहा था। पूरब ने उसे इशारा करके कहा कि वह अपने हाथ से दूध पिलाए। राधिका ने कटोरों को लेकर पूरब के मुंह से लगाया तो पूरब की जीभ को देखकर वह घबरा रही थी और उसे लग रहा था कि कहीं पूरब की जीभ उसके हथेली को ना काट ले। ऐसे ही कई दिनों तक पूरब राधिका को परेशान करता रहा और रात होते ही पूरब राधिका को बिल्कुल लपेटकर सो जाता था। राधिका सो भी नहीं पाती थी, लेकिन 2-3 महीने गुजरने के बाद उसे पूरब के साथ रहने की आदत हो चुकी थी। दिन में पूरब उसे स्विमिंग पूल में ले जाता और उसके साथ खेलता था। राधिका अब एक सांप के साथ बहुत कंफर्टेबल होने लगी थी और उसे इस घर में रानी की तरह इज्जत मिलती थी। साथ ही इतने महीने बीतने के बाद भी राधिका से उसके माँ बाप मिलने नहीं आए थे। पर राधिका अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने पूरब से अपने गांव जाने की इजाजत मांगी। तो पूरब ने उसे उसके गांव पाली नगर जाने की इजाजत दे दी। कुछ नौकर राधिका को बड़े बड़े थालों में रखे सामान के साथ पाली नगर लेकर गए। राधिका अपने गांव के लोगों और बच्चों के लिए भी बहुत सारा सामान लेकर आई थी, लेकिन वहां जाकर उसने देखा तो वहां के हालात कुछ बहुत ज्यादा अलग थे। वहां पर हर घर में कोई ना कोई रो रहा था। राधिका को पता चला कि उस गांव में एक शेर आ गया है, जो कि रात में आकर बच्चों और कोई भी बाहर निकलने वाले लोगों को खा जाता था। राधिका पहुंची थी तो अभी शाम का समय हो गया था। हर किसी ने अपने घर के दरवाजे बंद किए हुए थे। राधिका के साथ आए नौकर भी घबरा रहे थे। नौकरों ने घबराते हुए कहा, मालकिन, जल्दी से वापस घर चलिए, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। राधिका ने रोते हुए कहा, मगर मैं अपने बाबा को देखना चाहती हूँ और मेरे छोटे भाई बहन, उनका क्या होगा? आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं अकेले उनके घर जाना चाहती हूँ। नौकर राधिका की बात सुनकर वहां से गाड़ी लेकर चले गए। अब एक भी गाड़ी वहां मौजूद नहीं थी, ना ही गली में कोई था। राधिका अंधेरे होते होते अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गई। उसके घर के दरवाजे भी बंद थे। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, सुनीता माँ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ राधिका, क्या घर में सब ठीक है? अंदर से सुनीता ने राधिका की बात सुनी तो उसने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि राधिका के पिता को शेर खा चुका था और अब सुनीता ही अपने बच्चों के साथ इस घर में रहती थी। वह राधिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वह दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी। उसने खिड़की से ही राधिका से कहा, यहाँ से चली जा, वरना तुझे शेर खा जाएगा। राधिका ने कहा, लेकिन माँ, दरवाजा खोल दीजिए, मुझे अंदर आना है, आपसे बात करनी है। बाबा को क्या हुआ था? यह सुनकर विनीता ने खिड़की को भी बंद कर दिया और मन में मुस्कुराते हुए कहा, इसको तो मर ही जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे पैसे भी मिल चुके हैं। अब मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सुधार सकती हूँ। वैसे भी मेरी बेटी बड़ी हो रही है और इसके मरने के बाद मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी दोबारा कर दूंगी। इसका मरना इसलिए बहुत जरूरी है। राधिका खिड़की बंद होने पर बहुत उदास हो गई। वह बाहर ही बैठ गई। तभी वहां पर बारिश पड़ने लगी। राधिका ठंड से कांप रही थी।
अचानक उसने शेर की आवाज सुनी, जिससे वह बहुत ज्यादा घबराने लगी। कोई भी ऐसा घर नहीं था जो उसके लिए दरवाजा खोलता। राधिका अपने पड़ोसियों से जाकर कहने लगी कि वह दरवाजा खोले, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर में शेर ने राधिका को देख लिया और वह राधिका की तरफ बढ़ने लगा। वहां एक नहीं बल्कि दो दो शेर थे। दोनों राधिका की तरह झपट रहे थे। राधिका की जान हलक में आ गई थी। अचानक राधिका ने अपने गले में पड़े मंगलसूत्र पर हाथ रखा। तभी उसे याद आया कि पूरब ने उसे कहा था कि मंगलसूत्र में एक ऐसी शक्ति है जिससे कि वह जब भी पूरब को याद करेगी और तब तब पूरब वहां प्रकट हो जाएगा। पूरब की उस बात को याद करते हुए राधिका ने मंगलसूत्र को पकड़कर पूरब को वहां बुला लिया। पूरब एक आदमी के भेष में था, इसलिए वह उन शेरों से लड़ नहीं सकता था। इस वजह से राधिका को अब यह सोचकर बुरा लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से पूरब की जान ना चली जाए। पूरब आगे बढ़ने लगा। तभी राधिका ने अपनी छोटी छोटी बाहों को फैलाकर पूरब को गले लगाते हुए कहा, आप आगे मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे आपको यहाँ बुला लिया। मैं अपनी बलि दे दूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। यह सुनकर पूरब ने कहा, ऐसा मत सोचो। तभी उसने राधिका को गले लगाकर अपना रूप बदला। वह अब बहुत बड़े सांप में बदल चुका था। उसने राधिका के पेट के चारों ओर एक गोल चक्कर लगाया। राधिका के पेट को पकड़कर अब पूरब आसमान में काफी ऊंचे तक उठ गया था। शेर भी इतने बड़े नाग को देखकर घबरा गए थे। साथ ही गांव में कोई भी बाहर नहीं निकला था, तो उन्होंने सांप के इतने विशालकाय रूप को नहीं देखा था। शेर घबराते हुए पीछे हो रहे थे। पूरब ने अपनी एक पूंछ से ही दोनों शेरों को एक धक्का मारा, जिस वजह से शेर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर गए और वह थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो गए। पूरब राधिका को फिर अपने घर लेकर आ गया और उसने सबसे पहले उन नौकरों को बुलाया जो कि राधिका को अकेले छोड़कर भाग गए थे। पूरब ने उन नौकरों को मारने के लिए जैसे ही अपनी जीभ बाहर निकाली, राधिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मत मारिए, मैंने ही इनसे कहा था कि वह वापस चले जाएं। पूरब ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन आज से आपको हमारे साथ एक पत्नी की तरह रहना होगा। यह सुनकर आखिर में राधिका ने हामी भर दी। फिर पूरब जल्दी से राधिका को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे के अंदर चला गया। उसने राधिका को बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, क्या आपके कोई सपने हैं? यह सुनकर राधिका ने कहा, नहीं, मेरे कोई सपने नहीं है। मैं बस चाहती थी कि मैं अपने पति के साथ एक आरामदायक जिंदगी जीऊं। यह सुनकर पूरब ने कहा, ठीक है, तो हम अपने बच्चे होने के बाद यहाँ से शहर चले जाएंगे। यह सुनकर राधिका ने कहा, क्या कहा, बच्चे? इतना कहते ही उसके मन में कुछ छोटे छोटे सांपों की तस्वीर आने लगी, क्योंकि उसने सोचा कि एक इंसान और सांप के बच्चे सिर्फ सपोले हो सकते हैं। पूरब ने उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़ा और बोला, हमारे बच्चे मेरी तरह होंगे, जो सांप और इंसान दोनों में बदल सकते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि उन्हें बड़े होने में 25 साल लगेंगे और तब तक वह इंसान का रूप नहीं ले सकते। यह सुनकर राधिका उदास हो गई। तभी पूरब ने कहा, अच्छा, तो आप हमारे साथ बच्चों के इतने सपने देखने लगी हैं कि अब आप उनकी परवाह तक करने लगी हैं। यह सुनकर राधिका शर्माने लगी। पूरब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राधिका, हम आपको प्यार करना चाहते हैं, क्या हमें इजाजत है? यह सुनकर राधिका शर्माने लगी। अब वह पूरब के सामने बिल्कुल भी नहीं घबराती थी। पूरब उसे गोद में उठाकर बाथरूम के अंदर लेकर गया और उसके साथ रोमांस करने लगा। अगली सुबह जब राधिका की आंख खुली तो वह बिस्तर पर थी और उसके कपड़े भी बदल चुके थे। इस तरह कई महीनों तक पूरब और राधिका की जिंदगी आराम से बीतने लगी। जब पूरब को एक दिन पता चला कि राधिका मां बनने वाली है, तो उसने शहर जाने का फैसला किया। शहर जाकर वह दोनों एक शांति से भरी जिंदगी जीने लगे। शहर में कोई नहीं जानता था कि पूरब एक नाग था जिससे राधिका ने प्यार किया था। शहर जाने पर राधिका को कुछ महीनों बाद 3 बच्चे पैदा हुए।
राधिका को सांप के बच्चे होने वाले थे। इस वजह से राधिका का पेट भी बाहर नहीं निकला था और किसी को नहीं पता था कि राधिका ने बच्चों को जन्म दिया है। भले ही वह राधिका के बच्चे थे, लेकिन राधिका को बच्चे संभालने नहीं आते थे, वह भी सांप के बच्चे। तो पूरब ने ही उन बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया था और राधिका बस पूरब को बच्चों का ख्याल रखते हुए देखती थी। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे हम इनका नाम क्या रखेंगे? पूरब जो बच्चों को एक कटोरी में दूध रखकर दूध पिला रहा था, उसने कहा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप ही बताइए कि राधिका और पूरब के बच्चों का क्या नाम होना चाहिए। राधिका ने 2 बेटों यानी 2 सांप और 1 बेटी यानी सपोली को जन्म दिया है। तो ये काफी कॉमेडी वाली स्टोरी थी, मैंने पहली बार ट्राई करी। प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। लाइक करने की वजह से मेरे यूट्यूब चैनल पर काफी फायदा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।